सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोटे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा हम लाइव आ चुके हैं, मुझे फटाफट जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। जितने भी कैडेट्स लाइव आ चुके हैं जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। देखिएगा मुझे बहुत सारे एनसीसी कैडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा जो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम है वो 1 नवंबर को आने वाला है, तो सर उसकी प्रिपरेशन करवा दो। तो बिल्कुल आप सभी की मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। तो आज के हम इस वीडियो में एनसीसी का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 2019 का है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, आज का जो है हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, आज का हमारा पार्ट 2 है। अगर आप सभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड के ऊपर आप देखिए कुछ एक वीडियो आएगा, देखिए ऊपर की साइड में, उसके ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 वहां से देख सकते हो। ठीक है, और मैं वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप ये पीडीएफ को जो है ना, ये क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, हम बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 देखा था, आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। फटाफट जल्दी से आप लाइव आ जाइए, जल्दी क्लास। ठीक है, ये सब कुछ चीजें जो है हमने ड्रिल विल ये सब कुछ चीजें हमने पार्ट 1 में देखी थी। ठीक है, इसलिए अभी हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। चलिए भाई, पार्ट 2 कहां से हमारा, ओके। तो चलिए, अच्छा आज का हमारा क्या है, पार्ट 2 है। आप सभी ने वो पूरी वीडियोस नहीं देखी है तो पार्ट 1 आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, या ऊपर आप देखिए यहाँ पे आई बटन होगा ऊपर की साइड में, आप राइट हैंड साइड के ऊपर उसके ऊपर क्लिक करके भी आप पूरी वीडियोस वहां से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। ओके, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर 2019 के एग्जाम में 65 मार्क के लिए पूछा गया था। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम, साथ में आंसर भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, आराम से पढ़ो, समझो चीजों को। ठीक है, और इसको रट लो अभी से या याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए, और मैं एक बात आप सभी को बताऊंगा कि वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट देखना हो जाएगा, इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, ताकि आपके जो दोस्त थे वो भी पास हो सके, आप उनको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। ठीक है, चलिए, एक अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखो, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। एक अच्छे नागरिक के 5 गुण आप सभी को लिखना है। ठीक है, हमारा टॉपिक कौन सा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। तो एक अच्छे नागरिक के 5 गुण क्या है, तो बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, सुशिक्षा, देशभक्त होना, निस्वार्थ होना, कर्तव्य परायणता। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पे लिख दी है। इन क्वालिटीज में से, इन गुणों में से आप किसी 5 गुण को याद रख सकते हो, या सभी गुणों को याद रखो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ज्यादा भी गुण आपको लिखना होता है, तो याद रखो ये सभी गुण आपको याद रखना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के क्या गुण है, तो बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, सुशिक्षा, देशभक्ति, निस्वार्थ होना, कर्तव्य परायणता। ठीक है, ये सभी क्वालिटीज एक अच्छे नागरिक में होना चाहिए। चलिए, 10 मार्क का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते कि क्वेश्चन नंबर 22, लीडर किसे कहते हैं, लीडर किसे कहते हैं, और लीडर की आपको क्या लिखना है भाई, लीडर की डेफिनेशन लिखना है, और लीडर के कितने प्रकार होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये भी 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन लिखना है लीडर की, तो लीडर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता है, नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है, उसे लीडर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको आप अच्छे से आपके नोटबुक में उतार लो और इसको रट लो, अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं कि भाई लीडर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडर, लीडर नेता के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई लीडर के 3 प्रकार होते हैं, जन्मजात नेता, प्रशिक्षित नेता, अंगीकृत नेता। ये लीडर के 3 प्रकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, आप सभी के मैं चैट बॉक्स में कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, चैट पढ़ रहा हूँ, कौन कौन क्या चैट बॉक्स में बता रहा है। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, लेकिन सभी अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नागरिक की परिभाषा लिखो, हमें सिटीजन की डेफिनेशन लिखना है, एवं नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, नागरिक की परिभाषा लिखनी है और साथ में नागरिक के मौलिक अधिकार भी लिखना है, जो कि 10 मार्क के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया। तो नागरिक की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे,
तो देखिए, देख सकते हो यहाँ पे, नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं, नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य और देश के प्रति भक्ति रखता हो। ठीक है, जो राज्य और देश के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीति व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित हो, उसे ही हम नागरिक कहते हैं। तो आप सभी को नागरिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए, सिटीजन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये आप किसी कागज पे अपने नोटबुक पे उतार लो, इसको रट लो आराम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, जो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। तो नागरिक के मौलिक अधिकार कौन से? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी से रट लो इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम लिखना है, 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम लिखना है, जो कि 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10 लीडरशिप ट्रेट कौन कौन सी है? तो देखिए आप यहाँ पे सजगता, सुव्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, विवेकशीलता, निष्ठा भाव, निस्वार्थ भाव, पहल करना, युक्तिपूर्णता। ठीक है, और इसके नीचे है क्या? कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने 11 पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपको पता है तो कोई और पॉइंट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सजगता, सुव्यवहार, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, सहनशीलता, विवेकशीलता, निष्ठा भाव, निस्वार्थ भाव, पहल करना, युक्तिपूर्णता, ये 10 पॉइंट, ये 10 लीडरशिप ट्रेट है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का पूरा नाम आप सभी को लिखना है, निम्नलिखित का पूरा नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 15 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है, उसका फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना है आप सभी को, जो कि 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहला दिया है डीएम, डीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अगर हम ऐसे देखें तो डीएम का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मैसेज होता है, लेकिन यहाँ पे डीएम का फुल फॉर्म क्या होगा एनसीसी में? तो डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए उसके बाद में दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा? एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर एच एंड एच, एच एंड एच, एच एंड एच का मतलब क्या होता है? हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, चलिए उसके बाद में आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद में वी वाईईपी, वाई ओके वाई हो गया यहाँ पे, वो तो वाईईपी है। ठीक है, वाईईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो कि 15 मार्क के लिए इसके ऊपर पूछा गया है। क्लियर है? तो सभी कैडेट्स अच्छे से याद रखो, ध्यान दो सभी। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। आप सभी के मैं चैट बॉक्स में चार्ट पढ़ रहा हूं, कौन क्या चार्ट में बता रहा है। ठीक है, तो चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सही और गलत आपको लिखना है, सही और गलत, जो कि 10 मार्क के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सही और गलत का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सही और गलत में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में ही है। ताजमहल लखनऊ में गंगा के किनारे बना है। ठीक है, ताजमहल लखनऊ में है क्या? तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल यार, नेशन बिल्डिंग में तो युवाओं का पूरा योगदान है। ठीक है, सही है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। और लाल किला दिल्ली में यमुना के किनारे बना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे, और लाल किला कहाँ पे? तो दिल्ली में। सिंपल सी बात है, तो सही है। ठीक है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। आप आराम से देखो, अच्छे से चीजों को आप सभी को समझना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ और भी कर दो आप। ठीक है, वेट, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर है, डिस्कस करना है, मैं जल्दी जल्दी लूंगा। ठीक है, चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर बढ़ते हैं। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है।
हमेशा याद रखो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को हम बोलेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के ऊपर एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? तो 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपदाओं के 5 प्रकार आपको लिखना है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए नेचुरल डिजास्टर के आपको 5 नाम लिखना है, जैसे कि तूफान है, चक्रवात है, बवंडर, बादल फटना, सुनामी, भूकंप, अकाल, बाढ़, सूखा, ये सब कुछ जो है वो नेचुरल डिजास्टर है। आप इन सभी में से 5 पॉइंट्स आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे बताए हुए हैं, कम से कम इसको 5 आप याद रख सकते हो। क्लियर है? चलिए, अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक तो बनता है। बनता है क्या नहीं बनता है? नहीं बनता है? ठीक है यार, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। चलिए, लाइक बनता है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आग फैलने की विधियां क्या है भाई? आग फैलने की विधियां, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आग फैलने की विधियां क्या है? तो चालन से आग फैलती है, संवहन से आग फैलती है, विकिरण से आग फैलती है, विकिरण से आग फैलती है और प्रत्यक्ष ज्वलन। ठीक है, डायरेक्ट बर्निंग से तो आग फैलती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, आग फैलने के विधियां क्या है? तो चालन, संवहन, विकिरण और प्रत्यक्ष ज्वलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं? ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आग बुझाने के कौन कौन से तरीके? तो ठंडा करके बुझा सकते हैं आग को, मसलने से, पैर से मसल सकते हैं, झाड़ी पत्तों से मसल सकते हैं, पानी डाल के आग बुझा सकते हैं, आग की खुराक को बंद कर सकते हैं। ठीक है, और वायु रोधन से भी हम आग को बुझा सकते हैं, और कई सारे विधियां है जिससे कि हम जो है वो आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो उसमें। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे भाई, आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो देखिए, आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अगर आप सभी को इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप सभी को एक रेफरेंस कोड याद रखना है। ठीक है, एक रेफरेंस कोड क्या होगा? NCCB पार्ट 2। ठीक है, ये रेफरेंस कोड जो है आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? NCCB पार्ट 2। आप सभी को मुझे इंस्टाग्राम पे एक ऐसा मैसेज भेजना होगा, NCCB पार्ट 2। तो ऐसा मैसेज भेजने के बाद मैं आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर में आपके इंस्टाग्राम पे ऊपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पे मिशन एनसीसी भी सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस कोड याद रखो NCCB पार्ट 2, इस तरह से आपको रेफरेंस कोड याद रखना है, तो ही आपको पीडीएफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि 30 मार्क के लिए पूछा जाता है, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में? तो सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो कि 10 मार्क के लिए पूछा गया। सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, उनमें मतलब किसमें? कैडेट्स में रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, कैडेट में निस्वार्थ सेवा भाव की भावना उत्पन्न करना, कैडेट्स में टीम भावना का विकास करना, कैडेट्स में संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना कैडेट्स को। ठीक है, कैडेटों को अपने रिक्त समय, ऊर्जा व अन्य संसाधनों का सदुपयोग करना सिखाना, यही सामाजिक सेवा का उद्देश्य है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से रट लो, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो फिर से आप याद रख सकते हो, बड़ा है। ठीक है, याद रखो, 10 मार्क के लिए पूछा गया है सभी पॉइंट से। तो सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक सेवा का उद्देश्य है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताइए जिन्हें कैडेट शहरों गांव के विकास के लिए कर सकते हैं। कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों को बताइए जिन्हें कैडेट शहरों गांवों के विकास के लिए कर सकते हैं, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वृक्षारोपण कर सकते हैं कैडेट, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। ठीक है, नेत्रदान अभियान, नशा विरोधी अभियान, पर्यावरण कार्यक्रम, दहेज विरोधी अभियान, साक्षरता अभियान। ठीक है, ये कार्यक्रम या यह अभियान वो चला के गांव और शहर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये याद रखना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। ओके, बहुत बड़ा है यार पीडीएफ। चलिए, वृक्षारोपण से क्या लाभ है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है।
हमारे आसपास वृक्षारोपण बेनिफिट क्या है, ट्री प्लांटेशन से बेनिफिट क्या है भाई, ठीक है। आप सभी को जो भी पॉइंट्स आते हैं, आपके दिमाग में जो पॉइंट्स है वृक्षारोपण करने से क्या लाभ है, वो आप ये सभी पॉइंट डाल सकते हो। जैसे कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ, साफ और स्वच्छ होगा, ठीक है। हमें अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, हमारी अपने वातावरण के प्रति अभिरुचि व्यक्त होती है। वृक्षारोपण करने से सामाजिक कार्य के प्रति श्रेष्ठता बढ़ती है, ठीक है। हमेशा जो हमारा वातावरण होता है वो ठंडा होता है, बारिश ज्यादा होती है वृक्षारोपण करने से। तो ये सभी पॉइंट्स आपके मन में जो जो पॉइंट्स आएंगे वो सभी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका देश और समाज पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अब सिंपल सी बात है, ठीक है। बाल विवाह, जल्दी से शादी हो जाएगी बच्चों की, ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ती है, ज्यादा लोग बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या दरिद्रता, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ेगी, बहुविवाह, मनोरंजन के साधनों में कमी आ जाएगी, ठीक है, गर्म जलवायु, पानी की समस्या आ जाएगी, अशिक्षा, अगर ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो हर किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगा ना, रूढ़िवादिता, पुत्र की अनिवार्यता, परिवार नियोजन, नवीनतम संसाधनों का अनभिज्ञता, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आपको लिखता है समझ में आते हैं, आप यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपके मन के पॉइंट्स लिखो, ठीक है। ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा आपके माइंड के ऊपर जोर देना है कि इसमें क्या क्वेश्चन का आंसर लिख सकता हूं, तो ये आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। चलिए उसके बाद बात करेंगे हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर। 25 मार्क के लिए पूछा था आपके एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो कैंपों के दौरान रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कैंपों के दौरान लैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन से लैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कृत्रिम लैट्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो कौन से रक्त ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप को जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ब्लड ग्रुप सभी को चलेगा। कंजक्टिवाइटिस का जो रोग है वो कौन सा रोग है, तो आंखों का रोग है, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस का आंखों का रोग होता है। रेबीज कैसे होता है भाई, कुत्ता काटने से रेबीज होता है या बिल्ली काटने से भी रेबीज रोग होता है। चलिए पीलिया एक जल जनित रोग है, तो पीलिया या हैजा, ठीक है, ये क्या है, एक जल जनित रोग है, आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखो आप इसको सही तरह से। खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन जो है वो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी को आपके माइंड के ऊपर जोर देना है, उसका आंसर आप सभी को लिखना है। खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अधिकांश लोगों को लगता है कि जब हम बीमारी और डायरिया से पीड़ित होते हैं तो इसका कारण घर के बाहर से लिया गया विषाक्तम भोजन है। वास्तव में सबसे विषाक्तम भोजन घर में होता है और किचन की खराब स्वच्छता का परिणाम है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे खाद्य संचालन की स्वच्छता की ओर लिखना है। जो भी किचन में हम कैसी गंदा किचन रखते हैं, ठीक है, जो बचा खाना होता है वो किचन में डाल देते हैं, आजू बाजू में कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। क्या क्या आपको जो लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। चलो मुझे प्याज बहुत जल्दी से लगी है, ठीक है, प्याज भी लगी है मुझे, तो आप जो लगता है आप लिख दो वहां पे, ठीक है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। एक अच्छे स्वास्थ्य के तत्व क्या है, अच्छी श्वसन क्रिया, अच्छी नींद होना, संतुलित आहार की आदतें, संतुलित शारीरिक गतिविधियां, आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण, सबल मानसिक अभिवृद्धि, शारीरिक मानदंड, मापकों के अनुरूप शरीर और तंदुरुस्ती की भावना, तनाव व कष्ट सहने की क्षमता। ये सभी जो है वो एक अच्छे स्वास्थ्य के तत्व है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे गुड हेल्थ के वो एक तत्व है, आप सभी को ये पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर, जो कि आपके एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में एडवेंचर ट्रेनिंग के ऊपर हमेशा 15 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो एनसीसी में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है, तो एनसीसी में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है, तो देखिए आप सभी को पता है ट्रैकिंग होती है, साइकिल एवं मोटरसाइकिल अभियान, पर्वतारोहण, चट्टानों पर चढ़ना, नौकायन, राफ्टिंग, पैरासेलिंग, कायाकिंग, ये सभी जो है वो एनसीसी में एडवेंचर ट्रेनिंग कराई जाती है। और बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे नाम है, आप याद रख सकते हो, इनमें से 5 नाम भी आप याद रख सकते हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग से आप क्या समझते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ो। रॉक क्लाइंबिंग एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतिभागी प्राकृतिक रॉक संरचनाओं या कृत्रिम
रॉक दीवारों के ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। लक्ष्य एक गठन के शिखर पर पहुंचने या गिरने के बिना आमतौर पर पूर्व परिभाषित मार्ग के समापन बिंदु तक पहुंचना है। रॉक क्लाइंबिंग एक शारीरिक और मानसिक रूप से मांग वाला खेल है जो अक्सर एक पर्वतारोही की ताकत, धीरज, चपलता और मानसिक नियंत्रण के साथ संतुलन का परीक्षण करता है। मार्गों के सुरक्षित समापन के लिए उचित चढ़ाई तकनीक और विशेष चढ़ाई उपकरणों का उपयोग करने का ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये रॉक क्लाइंबिंग है, आप पढ़ो इसको और आराम से इसका जवाब आप लिख दो। चलिए अब बात करते हैं कि भाई पैरासेलिंग कितने प्रकार की होती है। तो हमेशा याद रखो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पैरासेलिंग 2 प्रकार की होती है। तो एक होती है भाई पैरासेलिंग एक स्थलीय और दूसरी होती है जलीय। ठीक है, पैरासेलिंग 2 प्रकार की होती है, एक स्थलीय, दूसरी होती है जलीय। पैरासेलिंग, ठीक है, बाकी यहाँ पे आप सब कुछ चीजें ये पढ़ सकते हो। ठीक है, पैरासेलिंग का अभ्यास करने के लिए स्थलीय तरीका भूमि पर है और आप एक जीप से जुड़े हुए हैं। इस बीच पैरासेलिंग का अभ्यास करने का जलीय तरीका पानी पर है जहां आपको मोटर बोट से जोड़ा जाता है। वैसे भी यदि आप पैराग्लाइडर का उपयोग करते हैं तो आपके पास पक्षी की तरह उड़ने का भी मौका होगा। ठीक है, तो ये पैरासेलिंग का आप याद रख सकते हो। चलिए उसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जो कि 10 मार्क के लिए पूछा गया है एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के ऊपर। तो वर्षा जल संचयन क्या है, तो आप पढ़ सकते हो भाई वर्षा जल संचयन क्या है। तो वर्षा के जल को किसी खास माध्यम में संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहते हैं। ठीक है, मान लो जो हमारे बारिश से पानी जो आता है उसको अगर आप किसी जगह पे इकट्ठा करते हो, ठीक है, उसको मान लो कहीं पे भी गड्ढा करके वो उस पानी को जो आपके छत से पानी गिरता है अगर किसी गड्ढे में आप गिराते हो पानी को तो उसको जो है हम जल संचय वर्षा जल संचय कहते हैं। बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। क्या है यार क्वेश्चन क्या पूछेगा। ओके, ये क्वेश्चन समझ लो। ओके, समय लगेगा तो चलेगा। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाई वर्षा जल संचयन की आवश्यकता आप सभी को पता है कि हमें दिन ब दिन पानी की समस्या बढ़ रही है। तो वो पानी की समस्या को कम करने के लिए भाई वर्षा जल संचयन की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। ग्लोबल वार्मिंग से तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। दरअसल पृथ्वी की सतह का औसत तापमान है। औसत तापमान में यह बढ़ोतरी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में आने की वजह से होता है। इससे सामान्य शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस है जिसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्या। हाँ ठीक है, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के ऊपर हमेशा 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। ऑब्स्टेकल कोर्स के लाभ क्या है जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो देखिए इसमें इसके प्रशिक्षण से कैडेट में धैर्य, साहस और शारीरिक दक्षता का विकास होता है। इसमें कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने की भावना जागृत होती है। इसके प्रशिक्षण से कैडेटों में नेतृत्व की भावना उत्पन्न होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी को लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब ये हम जो है ये वाला बी सर्टिफिकेट स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो है वो पार्ट 3 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो है वो हम क्या पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो था ये क्या था भाई पार्ट 2 था। ठीक है, बाकी की पूरी चीजें जो है हम वो पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक है, बाकी की सभी चीजें हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो आप सभी को पूरी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये सभी वीडियोस आपको देखना चाहिए। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियोस देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, कुछ देर बाद देखिए यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करो, वहां से आप पूरी वीडियोस देख सकते हो। आपका पूरा एनसीसी का जो बी का पेपर है पूरा सॉल्व करके रखा है। तो ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके पूरी वीडियोस आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा और विदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।